रसूल करीम। जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से मैं इख्तितामी वाइंडिंग अप स्पीच से पहले चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, बल्कि एक ही समझे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल दिसंबर में मुल्क की हालात की वजह से इम्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और राइटली सो, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि मुल्क में जो एक हमारी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान की जो बैरूनी सॉवरन पेमेंट्स करनी है वो वक्त पे अदा करें। जो कुछ हमारे पास अवेलेबल हो, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसी वजह से डिफ़ॉल्ट की प्रेडिक्शन होती थी, मुल्क से बाहर भी मुल्क से अंदर भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि रिक्वायरमेंट्स तो ज़्यादा थी। तो हमने बड़ा स्टेट बैंक ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और फिर आपको याद होगा प्रायोरिटाइज़ किया था कि जी सबसे पहले फूड, फिर अद्वियात, उसके बाद एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं या उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, तो वो अब अल्लाह ताला करेंगे आने वाले दिनों में, आज कल 2-3 दिन तो बजट इंशाल्लाह पास करेंगे, तो उसके बाद मैं आगे चल के कुछ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिजनेस एज यूजुअल में जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमें जल्दी से जल्दी उस तरफ जाना चाहिए। तो उसकी तरफ कल एक कदम लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि वो जितनी रिस्ट्रिक्शंस जो उसको विड्रॉ कर लिया गया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक बिजनेस कम्युनिटी को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम थी, अल्लाह ने चाहा तो वो दूर हो जाएंगी। और उसके लिए हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हम उसमें इजाफा करें, और उसमें ताकि ऑब्वियसली सप्लाई होगी तो उसके लिए काम हो रहा है। जैसे मैंने किया कि कुछ न्यूज़ में आगे भी चल के दूंगा, तो ये मैं फ्लोर दी हाउस पे, चूँकि सेशन में हम, तो मैंने कहा कि ये अमानत है ये ख़बर, और कल रात से जो है ये सर्कुलर कल इफ़ेक्टिव हो चुका है, और आइंदा कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ कि दूसरा जो मैं अर्ज़ करूँगा कि कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है। कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है, जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनकी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना उन्होंने 22-23 के दरमियानी रात में हज फ्लाइट्स इजाज़त नहीं दे रहे। तो इंशाअल्लाह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हुजाज कराम इस वक्त मूव कर रहे हैं मिना में, और फिर इंशाअल्लाह यौम जो अरफात है, जो हज का असल दिन है, वो ये हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, और जिन साथियों ने इसका फैसला किया हुआ है इंशाअल्लाह वो उसके लिए तैयार रहें, और वहाँ हमारे लिए दुआ करें। वहाँ तो इस वक्त जो गूंज है वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो इंशाअल्लाह इनकी आवाज़ भी उसमें शामिल होगी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो मसाइल पिछले चंद सालों से सामने आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमको उन मसाइल से निजात देंगे और बेहतरी की तरफ सफ़र होगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अब मैं फॉर्मल जो वाइंडिंग अप की तरफ आता हूँ आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं कौमी असम्बली के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने माली साल 23-24 के बजट को बेहतर बनाने के लिए अपनी मुफीद तजावीज़ दी और बहस पे भरपूर हिस्सा लिया। मुअज़्ज़ज़ अरकान के मशवरे अवामी ख्वाहिशात और उमंगों की बेहतर तर्जुमानी करते हैं। मईशत के मुख्तलिफ शोबों के बेहतरी के बारे में मुअज़्ज़ज़ अरकान की तजावीज़ और आरा हमारे लिए मशअल राह हैं। मेरे लिए फ़र्दन तमाम ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली के नामों का जिक्र करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा, जिन्होंने बड़ी भरपूर इस बजट माली साल 23-24 की बहस में हिस्सा लिया। लेकिन मैं फिर भी ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब राजा रियाज़ अहमद और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माली साल 23-24 में बड़ी हमारी इस्लाह के लिए तामीरी तनकीद के साथ साथ उम्दा तजावीज़ पेश की, जिसके लिए मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया मुबारकबाद पेश करता हूँ।
जनाब स्पीकर, इस मौका को फ़ायदा उठाते हुए मोअज़्ज़ज़ ऐवान की ख़वातीन मेंबरान असम्बली के मौसर किरदार और ऐवान की कार्रवाई बशमूल बजट माली साल 2023-24 पर बहस में दिलचस्पी को सराहता हूँ। इन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन इन हमारी मोअज़्ज़ज़ बहनों ने, अरकान ने अपने हलकों की तरक्की और ख़ास तौर पर ख़वातीन की बहबूद के हवाले से हमेशा की तरह बहुत अच्छी तजावीज़ पेश की। जनाब स्पीकर, मैं ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के मोअज़्ज़ज़ अरकान की तरफ से चंद अहम तजावीज़ का जिक्र करने की इजाज़त चाहूँगा, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी, शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल, आबी तहफ़्फ़ुज़, आबादी में इजाफे की रोकथाम, बेरोज़गार नौजवानों की फ़नी महारत, ख़वातीन की बहबूद, ज़राअत के शोबे में मराद, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर की वसअत, EOBI की पेंशन, रूस से तजारत बढ़ाने, कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये, सेहत और तालीम के फ़रोग और पसमानदा इलाकों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट जमशुदा अजला जो एक्स फाटा और पाटा हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन तजावीज़ इस हाउस में दी गई। मैंने उसको एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ। हमने कोशिश की है कि उसके नतीजे में इंशाअल्लाह हम उसी तरह अपना रोड मैप इस मुल्क की तरक्याती प्रोग्राम का बनाएं। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली के मोअज़्ज़ज़ अरकान की तरह सेनेट के मोअज़्ज़ज़ अरकान ने भी 23-24 बजट के तखमीना जात का बगौर जायज़ा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इस पर मैं सेनेट के तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान का भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना व महासिल की तरफ से फ़ाइनेंस बिल 23-24 और बजट तखमीना जात का जायज़ा लेकर जो सिफारिशात पेश की गई हैं, वो भी हमारे लिए मशअल राह हैं। मोअज़्ज़ज़ कायमा कमेटी ने चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्देनज़र रखकर नहायत अच्छी सिफारिशात पेश की और इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरबराही में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की। मैं और मेरे मोअज़्ज़ज़ साथी FPR और फाइनेंस के उन्होंने शिरकत की और हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चेम्बर्स के और दूसरे लोगों को भी उन कमेटी मीटिंग में मदऊ किया और उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमें तजावीज़ दी। मैं सबका मशकूर हूँ जी। मैं ईवान बाला की तरफ से मजमूई तौर पर हमें 59 सिफारिशात मौसूल हुई। इनमें से 19 जो थी वो सिफारिशात अमूमी यानी जनरल नौयत की थी। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट ने बजट बहस के दौरान भी अपनी तजावीज़ पेश की। इस सिलसिला में ख़ास तौर पर सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में चलने वाले अदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब एशिया की सस्ते दामों फरहमी, बीज, खाद और शमसी तवानाई की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी इन जो है एरियाज़ को कवर किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शली कर लिया जाए, वो मैं आगे चल के अर्ज़ करूँगा। इसके साथ साथ मैं मीडिया के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों और माहरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलुओं की सताइश की और उनके हलकों की तरफ से पेश करदा मुस्बत तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा। जनाब स्पीकर, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बाज़ तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है जो फाइनेंस बिल 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ़ करवाया गया था। हमने इसे मज़ीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मज़ीद प्रोग्रेसिव किया है, जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है
और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हों सिर्फ उन पे लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे खसूसन, और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हों। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके। जनाब स्पीकर, बाज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इकदाम को भी यानी उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की। मैं वजाहत करता चलूँ कि कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर मौसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं, लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत में जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस कदम के जरिए हमने कैश, डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर टैक्स आयद कर दिया है। साथ साथ हमने बोनस शेयर के लिए कम यानी शरह रखी है। डिविडेंड पे 15% है, लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह 10% तजवीज़ की गई है, जो कि इस मुअज़्ज़ज़ जो ऐवान है जब बजट पास होगा तो वो स्टेट में लागू हो जाएगी। ये ऑब्वियसली ये टैक्स जो है बोनस के ऊपर ये कंपनियां अदा नहीं करती, ये शेयर होल्डर्स अदा करते हैं जिनको ये बोनस शेयर मिलेंगे। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि शायद ये कंपनी अदा करेगी। ये डिविडेंड जिसको कैश मिलेगा उसका कैश काटा जाता है एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और वो पैसे भिजवा देते हैं, FBR में जमा करवाते हैं। बोनस शेयर जो है उसकी 10% जो है उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट, उसके ऊपर 10% उनको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे वो शेयर बेच लें, अदरवाइज चाहे वो जमा करवा दें, उनकी ऑप्शन है। ये स्कीम पहले भी नाफिजुल अमल थी। जनाब स्पीकर, अब मैं उन अहम तरमीम पर रोशनी डालूंगा जिन्हें हमने मुख्तलिफ फोरम्स की सिफारिशात की बुनियाद पर फाइनेंस बिल में शामिल किया है। बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नए मुतारफ़ कराए गए 99D सेक्शन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन कमाया हो। मैं सबको यकीन दिलाता हूँ, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान भाइयों और बहनों को, कि ये कानून सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविज़न है। इसका हदफ किसी खास शख्स ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो जाएं। इसका हदफ किसी खास शख्स या कंपनी की तरफ नहीं है, बल्कि अगर वफाकी हुकूमत इस बात का तयन करती है कि ऐसे शोबे ने खारजी अनासर से फ़ायदा उठाते हुए विंडफॉल गेन किया है तो ये प्रोविज़न पूरे शोबे पर नाफिज की जाएगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन है कि शायद इंडिविजुअल्स को भी पिक किया जा सकता है कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विंडफॉल गेन हो। ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरा सेक्टर होगा और ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, ये इंडिविजुअल इसमें नहीं आएंगे। तो दो इसमें क्लैरिफिकेशंस हैं, एक तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, दूसरा ये इंडिविजुअल्स पे नहीं होगा, और तीसरा ये पूरे के पूरे सेक्टर पे भी लागू होगा। अब इसमें मैं अर्ज़ करूं कि जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो इस तरह की कानून साजी कर रहा है। कई ममालिक में विंडफॉल गेंस के ऊपर टैक्स है, यूरोप समेत कई ममालिक ने ये टैक्स अपने ममालिक में लगाया हुआ है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे कि कारोबारी एतमाद मुतनज़्ज़ल ना हो, और हम नहीं चाहते कि कानून की इस शिक की वजह से लोग घबराएं।
एनॉमली कमेटी जो हमने सेटअप की, जिसका मैंने जनाब को नोटिफिकेशन पेश किया था, नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है, उसकी सिफारिशात की बुनियाद पर पहले विंडफॉल गेन टैक्स जो था वो 5 साल जो थे पिछले, उसके ऊपर ये लागू हो सकता था। ये कारोबारी लोगों ने जो पिछले हमारी मीटिंग्स हुई 9 जून के बाद, उनका ये तजवीज़ थी कि इस मुद्दत को कम कर दिया जाए, और ये कमेटी का भी चेयरमैन नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बैठे हुए हैं, इनकी भी कमेटी का ये था इसको फिर टाइम, इसको पीरियड कम कर, तो हमने 5 साल को रिड्यूस करके 3 साल कर दिया है, और ये फिस्कल ईयर 20-21 जो यानी जो टैक्स ईयर है उससे लागू होगा। तो ये हमने इसमें इम्प्रूवमेंट कर दी है, क्योंकि हमारी अपनी कमेटीज़ दोनों जो हैं, मैं मिसाल देने लगा हूँ, मैं कोई अपना फ्यूचर का माइंड नहीं दे रहा, हमारी अपनी दोनों कमेटीज़ ने, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज़ ने और सेनेट की फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने बार कई दफ़ा ये नुक्ता उठाया कि मुल्क में जो फॉर एग्जांपल बैंक जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज गेन्स किए हैं, हुकूमत उसमें क्यों नहीं कोई उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी करती एज ए विंडफॉल गेन। तो आपको एक इशारा दे रहा हूं कि उस तरह के जो भी सेक्टर होंगे वो इसकी जद में आएंगे, और इसलिए ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि खुदा न खास्ता को विच हंटिंग है। ये कानून बहुत मुल्कों में अवेलेबल है, बजाय ये कि हम किसी एक सेक्टर का किसी एक स्पेसिफिक फैसला करते, ये हुकूमत को और सिस्टम को ये हम एक न्यू वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ होगी तो इस पर अमल होगा। जनाब स्पीकर, तवानाई के बचत के मंसूबे के तहत काबीना ने तवानाई के इन एफिशिएंट पंखों पर जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया था। प्राइम मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स की, और वो मीटिंग थी यानी एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ के अलावा जो टेक्निकल अदारे हैं मुल्क के वो तमाम उसमें मौजूद थे, और उस हवाले से ये फैसला किया गया था माली साल 2023-24 यानी इस फाइनेंस बिल के ज़रिए PSQCA ने ऐसे इनएफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपये टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं थी। इसकी मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जो टेक्निकल हमारी जो अदारे हैं, उन्होंने, मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था, उन्होंने बताया कि ये 3 से 4 गुना ज़्यादा ये पुराने जो मॉडल के पंखे हैं ये बिजली खर्च करते हैं। ये उनके लिए भी बेहतर नहीं है अगर वो या तो जो कंपनीज हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें और नई टेक्नोलॉजी पे आ जाएं, तो ये जो 2000 रुपये है ये उनकी बिजली की बचत शायद 1 महीने या 1.5 महीने में पूरी हो सकती है। तो एक्चुअली ये रेवेन्यू का लिंक नहीं है। मैंने देखा कि बहुत बजट के बाद इसके ऊपर मीडिया में आया कि जी 2000 रुपया गरीब का पंखा महंगा कर दिया, और ये बात नहीं है, ये रेवेन्यू का बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में एनर्जी को बचाने के लिए, और इसी तरह बल्ब का था, जो पुराने थे वो बहुत ज़्यादा 3-4 गुना इस्तेमाल करते हैं बिजली को, वो जो नए बल्ब हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, इसमें फिर जो एडवर्टीजमेंट अपील्स मैंने देखी वो कहने लगे कि टाइम दे फिर इंडस्ट्री को कुछ और, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, और जो कंज्यूमर हैं वो फिर उनको वो जो बेहतर पंखा है जिस पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको यानी नाफजुल अमल यानी फ्यूचर से किया जाए। मैं समझता हूँ कि जेन्युइन उनकी डिमांड थी, इसलिए पंखों के मैन्युफैक्चरर्स ने तवानाई की बचत वाली टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए जो वक्त मांगा है उसके लिए हम 6 महीने की मुद्दत इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी ये अब नाफजुल अमल 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी 2024 से होगा, और 6 महीने इसको डेफर कर रहे हैं। जी जनाब स्पीकर, इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट के मौसर करने और बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ, हुकूमत की तरफ से। इनमें कुछ जो है वो जो फ़ायदे हम पहले ही तवील मुद्दत शेयर होल्डिंग को फराहम किए गए थे, इस सिलसिले में हम कानून में ज़रूरी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वफाकी हुकूमत का तकरीबन 3.2 ट्रिलियन, जनाब स्पीकर 3200 अरब रुपया जो है वो मुख्तलिफ टैक्स जुडिशल फोरम्स के ऊपर लिटिगेशन में है, और ये तकरीबन 62,000 केसेज हैं एज ऑफ टुडे, जो कि 3200 अरब की लिटिगेशन में फंसे हुए हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पिछली दिहाई से एक जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तनाज़ात के फौरी हल के हवाले से किया जा रहा था और कोशिशें हुई, लेकिन उससे मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके।
लिहाजा मौजूदा जो ये सिस्टम है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ADRC, उसमें हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि इसको मजबूत किया जाए। कैसे मजबूत किया जाए? टैक्स दहिंदगान को इन्वॉल्व किया जाए, उनका एक नुमाइंदा हो, एक महकमे का नुमाइंदा हो, लेकिन इसके ऊपर जो इसको हेड करे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। और ये जो 62,000 केसेस हैं जिसमें 3200 अरब पाकिस्तान के अवाम के ख़जाने में जा सकता है, ये इसके फैसले जो है फौरी किए जाएं। मैं समझता हूँ कि ये नई स्कीम जो है इंशाल्लाह ये एतमाद और भरोसे वाली होगी, और इस तरह हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ वाजिबुल अदा टैक्स वसूल किया जाएगा, बल्कि साथ साथ अदालती फोरम पर बोझ भी कम होगा लिटिगेशन का, और कानूनी चाराजोई की लागत भी कम हो जाएगी। ये हमने ADRC के तरीक़ाकार पर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नज़रसानी का फैसला किया है। 3 रुकनी कमेटी तजवीज़ कर रहे हैं, अक्सरियती बुनियाद पर तनाज़ात का फैसला करेगी। सरबराही मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, जबकि चीफ कमिश्नर इसके रुकन होंगे, और तीसरा रुकन टैक्स पेयर खुद या उसका नॉमिनी होगा। इसके फैसले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेख साहब जो आप चेयरमैन हैं और बिजनेस कम्युनिटी आपका ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा जो हम इसमें ला रहे हैं स्कीम में, ADRC का फैसला FBR पर तो बाइंडिंग होगा, लेकिन टैक्स दहिंदगान पर बाइंडिंग नहीं होगा। अगर वो जाना चाहे तो अपील में चले जाए और उनको अपील का हक दिया जाएगा। ये मेरा ख्याल है इससे क्विकेस्ट और इससे बेहतर हम तेज़ी के साथ ये मामला हल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये जो 62,000 केसेस के टैक्स दहिंदगान हैं वो नए फोरम को इस्तेमाल करेंगे और उनके टैक्स के तनाज़ात को तेज़ी और कम लागत के ज़रिए हल किया जा सकेगा। जनाब स्पीकर, फाइनेंस बिल माली साल 2023-24 के हवाले से अपनी गुजारिशात पेश करने के अलावा मैं बजट तखमीना जात पर जनरल डिस्कशन को समेटते हुए चंद चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी की ज़रूरियात और अफराद ज़र को मद्देनज़र रखते हुए जो खुर्द-व-नोश की अशिया की कम कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को रमज़ान पैकेज के अलावा वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत मौजूदा माली साल में 24 अरब रुपए मुहैया किए थे, यानी जो 30 जून को साल ख़त्म हो रहा है। जो आने वाला माली साल है जो 30 जून 2024 को ख़त्म होगा, इसमें रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब और वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज जिसके ज़रिए सस्ती अशिया जो स्कोर कार्ड के ज़रिए लोगों को मिलती हैं, जो वेरीफाई होते हैं, उनके लिए 30 अरब रुपए की एलोकेशन यानी खतीर रकम इस बजट में मुख्तस की गई है। नंबर 2, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 2021-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट फिस्कल ईयर 2022-23 में इसको 250 को बढ़ा के, आपको याद होगा, 360 अरब रखे थे जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली, और उसके बाद हमने इसमें मजीद 40 अरब का इजाफा किया और ये 360 अरब को हम माली साल 22-23 के दरमियान में 400 रुपये ले गए, और 1 जनवरी 2023 से जो इसके बेनिफिशरीज हैं जो बिस पे, उनको यानी उस नई 25% इजाफे के साथ उनको वज़ाइफ और उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया। अब इस बजट में हमने इनिशियली जो इस वक्त हाउस की मलकियत है और इसको हम पेश कर चुके हैं, हमने 450 अरब रखे थे, लेकिन हमने मजीद इसको कैलकुलेशंस करके कुछ और नीड, आपने देखा कि कल मोहतरमा इसकी जो मिनिस्टर साहब है शाजिया मरी साहब की कुछ तजावीज़ थी, और इस तरह हमने देख के हमने जो रिकैलकुलेट किया, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं 466 अरब पे। इसमें मजीद 16 अरब का इजाफा कर रहे हैं बिस में माली साल 2023-24। जनाब स्पीकर, दफाई बजट के ज़िमन में इस मुअज़्ज़ज़ अरकान में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से मुमलकत पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुल्क कौम के दिफा और अंदरूनी व बैरूनी साजिशों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेज की नुमाया कारकर्दगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह हमने देनी है, और इस सिलसिले में तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद हम मुसल्लह अफवाज को जो ज़रूरी फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया है। मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ सेनेट की जो स्पेशल उन्होंने जो
एक तजवीज़ दी कि इनको स्पेशल आप इंश्योर करें कि इनकी ज़रूरियात पूरी करें। ये हम सब का मैसन फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिला में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने देंगे और बजट में जो रकम मुख्तस है वो वक्त पे रिलीज़ की जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इस अमर की भी यकीन दहानी कराता चलूँ कि मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इक़दाम, ये तमाम चीज़ें मैंने अर्ज़ की कि इस हाउस ने मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ अरकान ने कमेटी ने इनको फ्लैग किया है। मैं उसके हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकरीबन 30 अरब रुपये इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से बेहतर हिकमत अमली के ज़रिए मौसर इक़दाम उठाएगी ताकि जो प्रपोजल्स इस हाउस ऑनरेबल हाउस से मिले हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान ने दिए हैं इन एरियाज़ में, इंशाअल्लाह ताकि उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। इसी तरह जनाब स्पीकर, सिविल और मुसल्लह अफवाज के हाज़िर सर्विस मुलाजमीन की सैलरीज और रिटायर्ड पेंशनों के लिए माली साल 23-24 में खातर खा इजाफा किया गया है। इसी तरह निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी कम अज़ कम उजरत को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 32,000 रुपये हमने किया है और EOBI की पेंशन को 8,500 से बढ़ाकर हमने तजवीज़ किया है EOBI को, वो काम कर रहे हैं कि 10,000 रुपये कर दी जाए। तो ये वो जनाब स्पीकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि माली मुश्किलात के बावजूद जनाब स्पीकर, हुकूमत ने तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का तमाम तर फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले एक महीने में नुमाया कमी की। उसमें डीजल की कमी ऑलमोस्ट 35 रुपये है, उसमें पेट्रोल की कमी जो है वो 20 रुपये है, उसमें लाइट डीजल की कमी 17 रुपये फ़ी लीटर है। तो इस पॉलिसी को आइंदा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए फॉलो किया जाएगा। जो इंटरनेशनल प्राइसों में कमी आएगी या जो रुपए की वैल्यूएशन अगर अल्लाह के फल से बेहतर होगी तो ये जो इसका फ़ायदा है ये आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमें जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिले में ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। प्लीज बाइंडिंग ऑफ स्पीच है। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो जनाब जाएं। स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमों में जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिला में सरमायाकारी की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए 9 जून के पेश करदा बजट में हमने प्रपोजल दे दी थी। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, तीसरा अकाउंट जो मेन चलाती है अपना नेशनल बचत जो स्कीमों में है, उसको भी आप कंसिडर करें। तो मुझे खुशी है कि मैं इसको ऐलान कर रहा हूँ कि जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की स्कीम में भी सरमायाकारी की जो हद 50 लाख थी उन दूसरी दो स्कीमों की तरह, उसको भी 75 लाख बढ़ाने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में वफाकी हुकूमत को देने की तजवीज़ थी कि जब हुकूमत को ज़रूरत हो, अगर रेवेन्यू या इंटरनेशनल प्राइसेस कोई हो तो वो वफाकी हुकूमत फैसला कर सकती है। इस सिलसिला में सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने बिलखसूस और दोनों हाउसेस के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने बिलअमूम ये उन्होंने तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत को ये अथॉरिटी अनलिमिटेड ना दी जाए और इसको महदूद कर दिया जाए और ना 5 प्रोडक्ट्स पे दी जाए। आपको पता है कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, एमओ गैस है जो जिसको पेट्रोल हम कहते हैं, हाई स्पीड डीजल है, लाइट स्पीड डीजल है, केरोसिन ऑयल है और हाई ऑक्टेन है। वो उसमें वो कहते हैं जी जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पशन की है वो 2 हैं, वो पेट्रोल है, एमओ गैस जिसे कहते हैं, और वो हाई स्पीड डीजल है। उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कमो बेश दर्जन के करीब तजावीज़ थी कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो उसको आप अनलिमिटेड पावर्स ना दें, जो मर्जी बढ़ा दें। तो हमने फिर ये फैसला किया है कंसल्टेशन करके अपने इंटरनल भी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम इसको अब लिमिट कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी 60 रुपये से ऊपर नहीं होगी, ताकि आइंदा आने वाले जो भी इंशाल्लाह वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इसको जो अनलिमिटेड पावर को विड्रॉ किया जा रहा है और 50 रुपये की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपये तक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इन अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और जो ना सिर्फ इन ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि तरसीलात ज़र यानी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस के ज़रिए अपने वतन की मिट्टी का हक भी अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिला में उनको
हर तरह की सहूलियात देने में कोशा है और इसी तरह अगले माली साल के बजट में इन फॉरेन रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए 80 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। मैंने अर्ज किया था उसमें एक इनाम की भी एक स्कीम होगी, लेकिन ये सारा जो और फिर उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो कोई अपना चार्जेस पे नहीं करते। वो स्टेट बैंक को अपना हर बैंक जो है वो एक बिल करता है, उसको पे होता है, तो वो हम स्टेट बैंक के ये यानी अखराजात होते हैं और वो ये एक यानी इनामी स्कीम भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तमाम प्रोसेस के लिए स्टेट बैंक के लिए 80 अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान पूरे मुल्क और तमाम इलाकों की तरक्की व खुशहाली के लिए इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी इसी हिकमत अमली और विजन के तहत खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिफाई के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 57 अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट में 66 अरब रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये लेटेस्ट नंबर्स हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों की मद यानी कि SDGs के अहदाफ को हासिल करने के लिए न सिर्फ मौजूदा माली साल में खातर खा फंड्स फ्राहम किए गए हैं, बल्कि अगले माली साल में भी 2023-24 में भी इसके लिए 90 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा हूँ, SDGs। जनाब स्पीकर, साइंस और खासकर IT के फ़रोग के लिए 34 अरब रुपए, जबकि पैदावारी शोबों ज़राअत सनत मादनियात के लिए PhD में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती बजट यानी करंट बजट जो है अदर देन PSDP, उसमें ज़राअत के इक़दाम के लिए उसमें भी 13 अरब इस रकम के अलावा रखे गए हैं। ग़िज़ायात के शोबे के लिए SDGs और BSP के नशो नौ प्रोग्राम के तहत खातर खा रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, इसी तरह ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ अरकान ने एम्फेसिस किया और अपनी तजावीज़ दी, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की खसूसी स्कीम के तहत 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए। नौजवानों की फलाह की तरफ तवज्जो भी दी गई है ताकि नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जा सके। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ PSDP और जारी अखराजात में तकरीबन 31 अरब रुपए एलोकेट किए गए। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत की रोशनी में मौजूदा माली साल 22-23 के दौरान सरकारी अदारों पर सादगी और कफ़ायत शारी के इक़दाम पर अमल दरामद शुरू किया गया। साल रमा में नॉन एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी सैलरीज अलाउंसेस जो हमारे सरकारी मुलाजमीन उनके अलावा जो था उस पर 15% कमी की गई। ये जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है साल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तमाम जो डिवीज़न है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिन्होंने इसको रिलीजियसली फॉलो किया और कमी की और उस हदफ को पूरा किया, मुल्क की इंटरेस्ट पे मैं उनका मशकूर हूँ। और इसी तरह ऑस्टेरिटी मेजर्स में हर किस्म की गाड़ियों, मास व एम्बुलेंसेस, तालीमी अदारों की बसों और सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियों, इनके अलावा फर्नीचर, दीगर मशीनरी आलात बशमूल एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। और ये जो पाबंदी थी, इसके अलावा सरकारी अफसरान के सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क दौरों और सरकारी खानों पर भी पाबंदी आयद की थी। कफ़ायत शारी के इन तमाम इक़दाम को माली साल 2023-24 में भी जारी रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमें मेहनत की ज़रूरत है, हमें इस जो ऑस्टेरिटी मेजर्स को मज़ीद आगे एक साल मुल्क के इंटरेस्ट में लेके जाने की ज़रूरत है। इसलिए ये फैसला किया गया कि तमाम मेजर्स जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे 30 जून 2023 इस साल के लिए, वो अगले माली साल 2023-24 में भी जारी रहेंगे। जनाब स्पीकर, इस मौका पर मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने कुछ और अहम नुकात पर इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। इसमें एक अहम मामला पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका अमूर में इस्लाहात के मुतल्लिक़ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने अपने दौरे इक़्तिदार में वफाकी और सूबाई महकमों में बहुत इस्लाहात नाफिज की। इस सिलसिले में कुछ नई तजावीज़ मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश की जा रही हैं। मौजूदा
मखलूत हुकूमत ने भी इस्लाहात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, जिसमें काबिल ज़िक्र जो TSA का नफाज है, नए जनरल फाइनेंशियल एंड ट्रेजरी रूल्स हैं और कैश एंड डेट मैनेजमेंट रूल्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ये मदद करेंगे हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मज़ीद मजबूत करने के लिए। जनाब स्पीकर, अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसके सालाना अखराजात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पेंशन अखराजात अनसस्टेनेबल हो चुके हैं और इसमें फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो 9 जून को जो नंबर पेंशन के पेश किए थे और उसको जो मज़ीद उस पर फाइन ट्यूनिंग की गई और मज़ीद आखिरी पेनी तक कैलकुलेट किया गया, तो अब वो रकम क्या होगी मैं अभी वो रेलेवेंट पोर्शन पे आके आपको अर्ज़ करूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसलिए ये इस्लाहात जितनी जल्दी हो सके ये नाफिज होनी चाहिए। इसके अलावा वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा। इस सिलसिला में बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फंड कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम का आगाज़ हो चुका है। जनाब स्पीकर, पेंशन के इस्लाहात के हवाले से मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मारूज़ात करना चाहता हूँ। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफ़ा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। वो अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए पेंशन के हवाले से ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी ख़त्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे, इस मुल्क पे कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकलें, वहाँ की पेंशन सब सहूलियत लें, उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं उसकी सहूलियत लें। मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर है। मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूँ कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते रहे हैं कि जी हमारी पेंशन फ़लाँ है, उसमें तो ठीक है, ये फ़लाँ दूसरी जो उसको ठीक कर दे। भाई एक आप पेंशन लें जो सबसे ज़्यादा है। अब मुल्क मेरा ख्याल है कि बड़ी फेयर चीज़ है, इसको फौरी तौर पे लागू किया जा रहा है जनाब स्पीकर। दूसरी, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए, ये एक दूसरा रिफॉर्म है, इसकी अशद ज़रूरत है। तीसरा रिफॉर्म जो किया जाएगा, एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद, यानी पेंशनर भी खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनके स्पाउस भी फौत हो गए, उसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पेंशन को जारी रखने की। उस पीरियड को 10 साल तक लिमिट किया जा रहा है कि स्पाउस, पेंशनर खुद, उनकी वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। चौथा रिफॉर्म इसमें यह कर रहे हैं कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में कि पेंशन मेरी हुई, मैं कल कहीं और जॉब पे चला गया, तो वो फिर पेंशन या तनख्वाह में से एक को ऑप्ट कर ले, पेंशन ले ले, या भी अगर सैलरी तो नॉर्मली ज़्यादा होती है, वरना क्या ज़रूरत है कि हम पेंशन छोड़ के। तो ये ऑफिसर्स के लिए सारी स्कीम कि 17 एंड अबव, शायद आगे बाकियों की भी बारी आए अगर कोई आने वाले वक्तों में। ये रिफॉर्म है, ये बहुत पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये फैसला किया कि इस रिफॉर्म को अब जारी कर दिया जाए। और मुल्क में आपको पता है कि मैं ऐसे रिफॉर्म माजी में भी करके मैंने बड़ी कीमतें अदा की हैं। 97-99 में मैंने 3000 सीसी जो बड़ी गाड़ियां VVIPs को मिलती थी, और कॉमर्स मिनिस्टर, उसका ये बैठे हो कॉमर्स मिनिस्टर, उसमें मुझे याद है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड 1.2 क्लॉज होती थी, वो आप उनको जनाब ड्यूटी फ्री गाड़ियों की इजाज़त देते। ये गवर्नर्स, ये प्रेसिडेंट्स, ये प्राइम मिनिस्टर्स, ये इन सबको ये लिस्ट थी, और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री उनको देती थी, आप 3000 सीसी गाड़ियाँ फ्री मंगवा लें। और इस मुल्क में मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा उस ओहदों पे आए मुख्तलिफ में और गाड़ियाँ ली।
मैं मजीद आपको एविडेंस दे सकता हूं कि वो गाड़ियां मंगवाई और बेची और करोड़ों रुपए की जो ड्यूटी बचाई वो जेब में डाल ली। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह 97 कॉमर्स मिनिस्टर बना, बीच में फाइनेंस मिनिस्टर नवंबर 98 में बना, आखिरी दिन तक मैंने एक लाइसेंस नहीं इशू किया, वो जो ड्यूटी फ्री का लाइसेंस होता था। और मैंने दर्जनों लोगों को अपना दुश्मन बनाया, मुझे कोई उसमें यानी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुल्क के लिए ये जो एग्जाम्पल है ये टॉप से शुरू होती है। हम गरीब आदमी को तो पकड़ लेते हैं, उससे तो हम हर चीज़ कहते हैं टैक्स भी पूरा करो, ये भी दो वो भी दो, हमें वो नहीं हिम्मत होती कि हम 70 से ऊपर वालों को यार एक पेंशन ले लो, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 3000 सीसी के भाईजान अगर आपने बाद में बेचनी है तो मुनाफा तो फिर भी हो जाएगा। तो जनाब मैं इस पर बिलीव करता हूँ। इसी तरह अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्मर्स किया है वो पेंशन लेंगे या सैलरी लेंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे अगर वो काम छोड़ के नया शुरू करना चाहते हैं, वो जब वहाँ से रिटायर होंगे फिर अपना फैसला कर लें कि कौन सी पेंशन उन्हें लेनी है। तो ये जनाब स्पीकर, मैं ये जो सारा मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्योर नेशनल इंटरेस्ट में है। मेरी ज़ाती जेब से तो नहीं ऐसी चीज़ें जानी है या किसी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिल के हमने करना है मुल्क को सीधा, तो इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े। जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल ये रहा है कि आया IMF का 9th रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं। ये बाहर जाए तो पूछ रहे होते हैं, किसी प्रोग्राम में चले जाए, पहला सवाल है जी IMF का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अपने भाई बहनों को एतमाद में लेना चाहता हूँ। बावजूद के पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लाइंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया, लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान MD IMF से 2 दफ़ा मुलाकात हुई और ये फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि वहाँ 5:30 तो वाशिंगटन रफली खुलता है, तो हम पिछले 3 रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही होते हैं जी, सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं। आपको पता है, मेरी आपसे 1-2 बात हुई। तो ये हमने भी बड़ी खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी। ये इनका बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। एक तो बहुत हाई पिच नहीं हमने एक्सेप्ट किया, हमने ये जनाब स्पीकर 3 पिछली पूरी रातें हम इन नेगोशिएशन में रहे, मैं और मेरी टीम, और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूँ कि पूरी टीम सारी रात काम करते हैं। हम बजट में तो अल्लाह ताला उनको अजर देंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने ये कुछ इसी तरह हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा। मैं मोटी मोटी चीज़ें अर्ज भी कर देता हूँ रिकॉर्ड के लिए। लेकिन ये जो कटौती है 85 अरब की, ना तो ये तरक्याती बजट PSDP पे इसका नफाज होगा, ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के ऊपर नफाज होगा, और ना ही जो हमने इंक्रीज दी है पेंशन और अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा। क्योंकि तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है? यानी जो कुछ दिया उससे ज्यादा उनसे वापस ले ले। तो बहरहाल जो फाइनल है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बड़े डिटेल्ड और मुल्क के इंटरेस्ट में है। बात यह है कि जी हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी IMF नहीं हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफ़ा किया कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है, आगे भी किया।
98 99 में भी किया था, अब भी किया इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने खुलूस नीयत के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब की चूंकि ख्वाहिश भी थी, सही ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी हैं, हमें उसको मानना चाहिए कि इस वक्त एक ग्लोबल जो मेडिकल जो एक कह लें कि सर्टिफिकेशन देता है, वो अब सारी दुनिया के अदारों ने, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, IFC हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, AIIB हो, अपना IDB हो, कोई भी हो, उन्होंने ये पहले देखना है कि जी आप ऑन ट्रैक हैं, तो उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये एक ग्लोबल बन गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, जिसके विजिबल होगा। हम ने ये जो मैं बड़ी इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं समझता हूँ कि ये इस ऐवान का और पाकिस्तान की कौम का ये उनकी अमानत है कि आप उनके बिहाफ पे जो एग्री करें आप इस कौम को बताएं। और मैं आपसे अल्लाह करे कि हमारा मुआहिदा हो इंशाअल्लाह जल्दी, और जब हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डालूंगा ताकि जिसने देखना है उसको ट्रांसपेरेंटली पढ़ ले, ताकि ये अमानत है आपकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी। ये चीज़ें आउट ऑफ क्वेश्चन हैं, और हमने उन्होंने हमारी बात मान ली है। इसलिए ये पार्ले जो थे वो काफ़ी लंबे चले हैं, तीन रातें चली हैं और पूरी रात हमारा इस में गुजरा है। जनाब स्पीकर, इसके नतीजे में ये जो मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारा जो टैक्सेस का हदफ है 9,200 अरब है, आपको भी पता है, और उसके नतीजे तो बहुत स्मॉल एक लेस देन कह लें कि अमाउंट है, 2.5% 3% से भी कम है। तो ये इसके नतीजे में जाहिर है कि नंबर चेंज होंगे। अब हमारा जो बजट 9 जून को हमने पेश किया था, तो इसके नतीजे में माली साल 23-24 के एनुअल बजट स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल 20-23 और दीगर ऑडिट बुक्स जो बजट बुक्स हैं उसके अदाद शुमार में मंदरजा झैल तब्दीलियाँ आएंगी और आई हैं, जिसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। नंबर 1, FBR के सालाना मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है, यानी 215 के टैक्स। सूबों का हिस्सा ऑटोमेटिकली जो 215 बिल में उनको एक्स्ट्रा जाएगा, तो वो 5,276 अरब से बढ़कर 5,390 अरब हो जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 अरब रुपए से बढ़कर 14,480 रुपए हो जाएगा, और पेंशन 14,480 अरब रुपए हो जाएगा। पेंशन का तखमीना मैंने आपको अभी अर्ज किया था, ये 761 अरब से बढ़ के ये 801 अरब रुपया हो जाएगा। इसमें जो फाइन ट्यूनिंग उनके साथ जो हुई है, वो चूंकि हमने किसी जगह पे कोई एडजस्टमेंट नहीं मानी, जो पेंशन की अनाउंसमेंट है उसी तरह पेंशन मिलेगी। सब्सिडी का तखमीना 1064 रुपये हो जाएगा। ग्रांट्स का तखमीना 1064 अरब हो जाएगा। ग्रांट्स का तखमीना 1405 अरब रुपया हो जाएगा। इन तमाम इकदामात के नतीजे में जो हमारा ओवरऑल बजट डेफिसिट है उसमें बेहतरी आई। जाहिर है 215 के नए टैक्सेस, 85 हम अपने अखराजात कम करें, 300 अरब जो है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी मजीद इंप्रूव कर जाएगा। हम कम उतना कर्जा लेंगे, हमारी फिस्कल पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इन तमाम तब्दीलियों को बजट बुक्स में जनाब स्पीकर शामिल कर दिया गया है, और जो मैं फिर वक्त आने पे जो चार्ज एक्सपेंडिचर के बाद जो मैं अप्रूवल लूँगा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का, वो अब अमेंडेड फिगर्स पे होगा। ये सारी उनमें इनकॉर्पोरेट चीज़ें कर दी गई हैं जो कल रात फाइनल हुई हैं, और आज सुबह हमने उससे काम शुरू किया हुआ था। इसलिए मैंने जनाब को सुबह फ़ोन भी किया और गुजारिश की कि 11 बजे आप 3 बजे रख लें। मैं आपका मशकूर हूँ और ऐवान का भी कि आपने फिर हमें को 4 घंटे और दिए ताकि हम ये सारी चीज़ें अपने यानी फॉर्मल तरीके के साथ अपने तमाम चीज़ों में शामिल कर लें। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात का यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उनको जिन मुश्किल माली हालात का सामना करना पड़ा है उसकी कई वजूहात हैं। मुझे इजाज़त है ये कहने की पिछली हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिनके ज़ायल होने में वक्त लगता है। इस तरह पिछले 1 साल में उन्हीं के रियासत मुखालिफ सरगर्मियों ने भी जलती पर तेल का काम किया है। वो उसके 9 मई का जो है वाक़या सर फहरिस्त है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि ऐसे ग्रोहों और जत्थों से पाकिस्तान के बाशऊर और बाखबर अवाम बखूबी आशना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत का नस्ब-उल-ऐन
मुल्क और कौम की फलाह और तरक्की है। इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान की अवाम ने जनरल इलेक्शन के ज़रिए दोबारा खिदमत का मौका फराहम किया तो हम अपने नामुकम्मल मुआशी एजेंडे को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे और अवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मज़ीद इक़दामात करेंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। और आप देखें कि पिछले 8-9 महीने में क्या क्या प्रेडिक्शन नहीं हुई और वो प्रेडिक्शन अप्रैल के एंड तक मई में हो रही थी। तो अल्लाह ताला का फजल है कि मुल्क इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि रहती दुनिया तक ये कायम दायम रहना है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत करनी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। कौम के ताउन से हुकूमत माजी करीब के तमाम चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला कर चुकी है और कर रही है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान माली साल 2017 का हासिल करदा वो मुकाम जहां हम दुनिया में 24वीं बड़ी मईशत माशी कुव्वत बन चुके थे, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा हासिल करेंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह के फजल करम से कौम की मेहनत और लगन से हम पाकिस्तान को G20 में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Finance Minister Sir. Item number 3, discussion under Clause 1 of Article 82 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan on the charged expenditure included in demands for grants and appropriation for the financial year ending on 30th June 2024. Mohtarama Asya Azim. थैंक यू मिस्टर स्पीकर। आइन के आर्टिकल 82(2) के तहत अखराजात के हवाले से 10 साल की कदगन लगाई गई थी, यानी 1973 से 1983 तक या फिर उससे अगले इलेक्शन तक। मेरा एतराज़ ये है कि हम किस तरह से आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं और अभी तक हम इस पे अमल किए चले जा रहे हैं जबकि हमने हल्फ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का। चार्ज एक्सपेंडिचर्स के तहत लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को भी रकम मुख्तस की जाती है। जनाब स्पीकर, ये जो मैंने पहली बात की है, अगर कोई वज़ीर बाद में इसका जवाब दे तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी। लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को भी हम जब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, चार्ज एक्सपेंडिचर्स के तहत लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को भी रकम मुख्तस की जाती है और आइन के तहत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे अदलिया के क्या हालात हैं और लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलने की तो दूर दूर कोई इम्कान नज़र नहीं आता। 30-30 साल मुकदमे चलते रहते हैं, यहाँ तक के मुकदमा करने वाले अफराद अल्लाह ताला के पास पहुँच जाते हैं। इसके अलावा एक बात और काबिल गौर है कि हम इस बात पे हंसी भी आती है कि दुनिया की मराअत याफ्ता अदलिया में हमारा नंबर पहले 10 नंबरों में है और इस इंसाफ फराहम करने में वो नंबर अगर हम दूसरी तरफ से लें तो दूसरे तीसरे नंबर पे है, यानी कि सबसे कम इंसाफ फराहम करने वाले और सबसे देर में इंसाफ फराहम करने वाले। इसी तरह वफाकी मोहतसिब जो खातून मोहतसिब का इदारा है उसको भी रकम मुख्तस की जाती है और उसकी कारकर्दगी भी रवायती अदलिया की तरह है, बहुत सी पेंडेंसी है और मेरा नहीं ख्याल कि ख़वातीन को कोई सहूलत उससे मुयस्सर आ रही है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो वहाँ मुसलसल सालों से जा रही हैं और उनको इंसाफ नहीं मिला है और इसकी तकर्री भी वफाकी मोहतसिब की सियासी बुनियादों पर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज वाइंड अप, जल्दी से कर लें। जनाब स्पीकर, एक और बात है कि जब ये हुकूमत आई थी तो बड़ा दावा किया गया था कि जो माशी हालात हैं इसमें हुकूमत सादगी इख्तियार करेगी। PM हाउस का बजट इस दफ़ा भी बढ़ाया गया है,
ये भी एक काबिल गौर बात है। और एक सवाल मेरा और है कि कानून के तहत जीडीपी के एक ख़ास तनासुब तक हम कर्ज़े ले सकते हैं, तो हम मुसलसल इससे इनहराफ क्यों कर रहे हैं? अगर हम ये इनहराफ ना करते तो हम आज मौजूदा मुआशी हालत में ना होते। थैंक यू जी। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर आर्टिकल 82 शिकवान के तहत ये जो अखराजात हैं इसकी मंजूरी हम दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि महकमा डाक ये कौन सा आइनी इदारा है? आइनी इदारा ये नहीं है। इसको आइनी इदारे में शामिल करके ये आइन के साथ मजाक किया गया है, नंबर एक। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, यहाँ विफाकी हुकूमत ने जो बैरूनी कर्ज़े लिए हैं और उस पर जो सूद आया है, जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आखिर इसकी वजह क्या है कि इतने कर्ज़े क्यों लिए गए और कहाँ खर्च हुए? क्या वो अवामी मफाद में आवाम को रिलीफ देने के लिए खर्च हुए या अंदरूनी कर्ज़े जो लिए गए हैं? जनाब स्पीकर, इसको तो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्ज़े लिए गए हैं। जनाब स्पीकर, अगर ये कर्ज़े इस तरह बढ़ते जाएंगे और इसका कोई हद मुकर्रर नहीं होगा तो ये तो बढ़ते रहते हैं। अंदरूनी कर्ज़े हैं, बैरूनी नहीं है, कोई आपसे मांग नहीं रहा। अगर अंदरूनी कर्ज़े मांग भी रहा है तो आप दबाव के तहत उनको प्रेस कर देते हैं, उनको अदायगी नहीं करते और ये कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। और उस पर जो सूद आ रहा है जनाब स्पीकर, देखें इस पर जो सूद उन्होंने मुकर्रर किया है वो बहुत ज़्यादा है। अब यानी ये अक्ल की बात नहीं है कि हम अपने ही मुल्क से अंदरूनी कर्ज़े हम ले लें और उस पर हम इतना अदायगी कर दें, 21% हम सूद अदा कर दें। मैंने कहा जनाब स्पीकर, मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती है। इस तरह जनाब स्पीकर, यहाँ कहा गया ये इंतखाबात के लिए, जनाब स्पीकर, इंतखाबात में शफाफियत पैदा करना, इंतखाबात में अवामी प्लीज आप तशरीफ रखें। ये आप मिनिस्टर आप तशरीफ रखें। ये इंतखाबात यहाँ ज्यादा खड़ा होने दिया करें मुश्ताक साहब। जो रखे गए हैं ये इलेक्शन कमीशन का